तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बने पर आप लोग के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टारगेट बता दे रहे हैं आपका यहाँ पे 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे वयस्कों के मानसिक विकास से। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। देखिए शारीरिक भी बात किया है, मानसिक भी बात किया है और सामाजिक से भी बात किया है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि केवल नैतिक से और चौथा करा है कि केवल संज्ञानात्मक विकास से। तो हमने आपको पहले हर एक क्लास में बताया है कि जहां पर केवल शब्द आए, जहां पर केवल शब्द आए उसे आप लोग काट दीजिएगा। बचा आपका दो, वयस्कों के मानसिक विकास से। तो वयस्कों के मानसिक विकास से नहीं, यहाँ पे बाल विकास की बात किया जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन पर गलत हुआ। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। हर एक प्रश्न का व्याख्या भी रखा गया है ताकि आप लोग समझते हुए आगे बढ़े, क्योंकि समझना अभी एग्जाम आपका दूर है लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है पहले से। अगर व्याख्या की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि बालक यहाँ पे बाल विकास में शारीरिक यानी फिजिकल संज्ञानात्मक, यहाँ पे कह रहा है कॉग्निटिव सामाजिक, सोशल भावनात्मक, इमोशनल नैतिक, मोरल विकास शामिल होते हैं। शिक्षक को इन सभी पहलुओं को समझकर ताकि वे बच्चों के सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। इसको समझकर मार्गदर्शन करना ही क्या है, एक शिक्षक का कार्य होता है। तो राइट आंसर था आपका यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के शारीरिक, मानसिक, यहाँ पे सामाजिक विकास के पहलुओं को जानना। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कर रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कौन सी है, विकास की प्रथम अवस्था कौन सी। याद रखिएगा प्रथम अवस्था की पूछा है। तो पहला कह रहा है कि संवेदीगामक अवस्था, दूसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथा कह रहा है यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। चलिए यहाँ पे जिन पियाजे के सभी चरणों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन कौन सी इनके चरण हैं। अगर व्याख्या की बात किया जाए तो कह रहा है पियाजे के बौद्धिक विकास के 4 चरण होते हैं। इतना याद रखिएगा, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं, यानी हाथ पैर मुंह के द्वारा गुनगुनाना, इसके द्वारा अपने समाज को समझते हैं, अपने बातों को व्यक्त करते हैं। देखिए कभी छोटा बालक होगा, वो क्या होता है कि किसी उसको प्यास लगेगी तो रोने लगेगा, या फिर भूख लगेगी तो रोने लगेगा। इसी तरीके से क्या करता है, अपने हाव भाव को इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त करता है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा जो चरण होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो चरण होता है आपका भाषा और कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें बालक जो होता है अपनी कल्पना शक्तियों के माध्यम से सोचता है, नई दुनिया का निर्माण करता है। और यहीं पे अगर हम बात करें तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी होती है 7 से 11 वर्ष के। इसमें बालक तर्क करने लगता है, समस्या समाधान की शुरुआत कर लेता है। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर आगे जा रहा है और रास्ता भटक गया तो सोचेगा कि हमें किस रास्ते से जाना है और किससे पूछना है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एक प्रश्न इस पूरे जिन पियाजे के 4 चरण में से एक प्रश्न आपकी हमेशा हर वर्ष पूछता है। आप उठा के पेपर देख लीजिएगा किसी भी वर्ष का, उसमें आपको पूछेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से ऊपर होता है। तर्क शक्ति और अमूर्त चिंतन करने लगता है। देखिए जो यहाँ पे आपका तर्क समस्या का समाधान करने लगता है, वस्तु पे ही विचार करता है। लेकिन यहाँ पे 11 वर्ष के जो होता है औपचारिक संख्यात्मक, वस्तु ना हो तब भी विचार करता है। ये है जीन पियाजे के 4 चरण, आपको जानना बहुत जरूरी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कह रहा है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बल देता है। किस पे बल देता है? वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। पहला कह रहा है हमारा पे अनुवंशिक कारणों को, दूसरा कह रहा है समाज और भाषा के प्रभाव पर, तीसरा कह रहा है कि केवल शिक्षा के प्रभाव पे, चौथा कह रहा है कि जैविक परिपक्वताओं पे। तो तीसरे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए हमने कहा है कि केवल शब्द जहां पर आए काट दीजिएगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। जैविक परिपक्वताओं पे नहीं होता है, आनुवंशिक पे नहीं होता, सामाजिक की जो वायुगोष्ठी सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं। आपने ऑप्शन में ही पढ़ लिया कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो आप ढूंढिए उसमें समाज कहाँ है। समाज आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे पे जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पर। जो व्याख्या ये करते हैं यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे अपने आसपास जैसे लोगों, माता पिता, मित्र से सीखते हैं। भाषा सामाजिक संपर्क से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बालक जो होता है अपने समाज में रह के भाषाओं संस्कृतियों को सीखता है। ये क्या कौन कहता है? वाइगोस्की कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम आगे बढ़े, चौथे प्रश्न पे,
तो चौथा प्रश्न हमारा ये करा है, थार्नडाइक के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थार्नडाइक दिया है और यहाँ पे दिया परीक्षण और साथ में दिया त्रुटि और सिद्धांत। तो ये किससे अधिगम पर आधारित होता है? तो पहला करा है कि अभ्यास और पुनरावृत्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल शब्द दिया है, केवल निरीक्षण पर काट दीजिए। प्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं है। देखिए प्रेरणा के बिना सीखना संभव है, लेकिन यहाँ पे के बिना कह रहा है, यहाँ पे के बिना यानी प्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं, प्रेरणा होना चाहिए। और सजा के माध्यम से, सजा तो आप दे नहीं सकते, नेगेटिव वर्ड है। बचा आपका पहला ऑप्शन, जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास और पुनरावृत्ति, ये थार्नडाइक त्रुटि और प्रयास, यानी अभ्यास करेगा बालक तभी सीखेगा बार बार। आइए इसकी व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका व्याख्या क्या है कि थार्नडाइक ने कहा कि बच्चे प्रयास करके सीखते हैं, जब वे सही उत्तर पाते हैं तो उसे दोहराते हैं और गलत करने पर उत्तर को छोड़ देते हैं, यानी बार बार करते हैं और जब एक समय ऐसा आता है बालक उस कार्य को कर लेता है तो उसी को अपना यहाँ पे उत्तर सही मानता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि से सिद्धांत है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों को बताता है? तो पहला करा है कि 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की, 10 प्रकार की बहुबुद्धि। जो याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे बहुबुद्धि, जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि जो है 8 सिद्धांतों पे माना गया है, जो कि राइट आंसर यहाँ पे आपका तीसरा, जितने लोगों का आया सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि एक गुण नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न प्रकार की होती है। सही बात है। भाषाई बुद्धि, दूसरा होता है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा कह रहा है कि संगीतकार बुद्धि, और चौथा कह रहा है शारीरिक कॉस्मेटिक बुद्धि, और यहाँ पे पांचवा कह रहा है कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, और यहाँ पे छठा कह रहा है अंतर संबंधी बुद्धि, और सातवां कह रहा है प्रकृति बुद्धि, और आठवां कह रहा है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि। तो ये आपके 8 चरण है यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन पे, छठे पर्सन पे। छठा देखिए क्या कर रहा है, बालक के भाषा विकास को सर्वाधिक प्रभावी करने वाला कारक कौन सा है? तो पहला करा है कि पोषण है, दूसरा करा सामाजिक संपर्क है, तीसरा अनुवांशिक है, चौथा करा है वातावरणीय शोर। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा, जो ये राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा सामाजिक संपर्क। जितना बालक समाज से कटा रहेगा उतना ही कुछ सीखेगा नहीं नया, जितना वो उससे जुड़ा रहेगा उतना अधिक सीखेगा। तो ये होता है बालक के विकास में सर्वाधिक भूमिका निभाने वाला जो कारक है, सामाजिक संपर्क। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो ये कह रहा है हमारा बच्चे अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, अधिक संवाद और सामाजिक संपर्क से भाषा का विकास तेजी से होता है। एक बालक को केवल घर में रखिए और एक बालक को समाज में रखिए, तो बालक जो समाज में रहेगा घर वाले से ज्यादा चालाक होगा, अधिक चीजों को जानेगा। लेकिन जो घर में रहेगा वो केवल घर के अंदर ही वातावरण से समझ कर ही सीखेगा। लेकिन जो बाहर है वो घर के बारे में, बाहर के बारे में और समाज के बारे में जानेगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न ये कह रहा है कौन सा अधिगम का सिद्धांत अनुकरण द्वारा सीखने पर बल देता है? पहला कह रहा है स्किनर का परिचालन अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा कह रहा है हमारा बंधु, यहाँ पे कह रहा है बंधुरा का सामाजिक बंडूरा होगा, यहाँ पे बंडूरा होगा, बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, और चौथा का थार्नडाइक का परीक्षण त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें 7वें का राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, बंडूरा का होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें बालक अनुकरण करके सीखता है। और किस प्रकार से सीखता है ये देख लेते हैं। इसका व्याख्या भी दिया गया है। आप लोगों ने अधिकतर मारा होगा वहां पे ऑप्शन डी स्कीनर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलत होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, जिसे मॉडलिंग या फिर अनुकरण कहते हैं, यानी बालक दूसरे का काम सीखता है तो वो अनुकरण कहलाता है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपके आएंगे सीटेट में श्योर है, लिख के ले लीजिए। ये कह रहा है निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सी लेवल डेवलपमेंट, ये अवधारणा किसने दी है? तो पहला कह रहा है कि जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा? अगर 8वें की बात करें तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, वाइगोस्की के साथ जाएगा, जेडपीडी। बालक के जो खाली स्थान है, याद रखिएगा बालक एक समय आता है कुछ चीज सीखता है और सीखने के बाद एक समय ऐसा आता है जो क्या करता है, भूल जाता है यानी रुक जाता है। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद किसी वयस्क के द्वारा उसे बताना और फिर इसके बाद आगे बढ़ जाना, यही जेडपीडी है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे। इसकी व्याख्या देखिए क्या करा, जेडपीडी बताता है कि बच्चा शिक्षक माता पिता की मदद से और क्या सीखता है, यानी और भी अधिक सीख सकता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये प्राइमरी यानी याद रखिएगा पीआरटी और यहाँ पे जूनियर दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कौन सा परीक्षण बहुबुद्धि
यानी बहुबुद्धि आई को मापने के लिए यहाँ पे कह रहा है किया जाता है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे वेक्सलर इंटेलिजेंट स्केल, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे रोसार्स टेस्ट, और तीसरा कह रहा है टेम्परामेंट टेस्ट, और चौथा कह रहा है सृजनात्मक टेस्ट, यहाँ पे परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर 9वें की बात करें तो 9वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में। इसकी व्याख्या ये कहती है कि बुद्धि लब्धि आयु को मापने के लिए कई परीक्षण उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, यानी ये वेक्सलर इंटेलिजेंट स्केल सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इसे डेविड वेक्सलर ने विकसित किया था, और ये शब्द बुद्धि, तार्किक क्षमता, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान की जैसी क्षमताओं को मापने में मदद करता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी, यहाँ पे अक्षमता, यानी जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो अक्षमता में किस प्रकार से होती है, का मुख्य कारण क्या होती है? तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे भावनात्मक तनाव, दूसरा कह रहा है कि आनुवंशिक विचार, तीसरा कह रहा है कि सामाजिक व्यवहार, और चौथा कह रहा है कि खेलकूद की कमी। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? अगर 10वें की बात किया जाए तो ये जो जाएगा आपकी आनुवंशिक विचार के साथ जाएगी। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आया एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। अगर व्याख्या की बात किया, बौद्धिक क्षमता का संबंध आईक्यू यानी 70 से कम जो बुद्धि लब्धि वाले बालक है उससे संबंधित है। संज्ञानात्मक सीमाएं दैनिक जीवन चुनौतियों से है। ये कई कारणों से हो सकती है। पहला अनुवांशिक कारण जैसे डाउन सिंड्रोम, दूसरा करा गर्भावस्था के दौरान पोषण की कमी के कारण होता है, सही है। जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होती है, और यहाँ पे कह रहा है सिर में चोट लगने से गंभीर बीमारी के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 11वां प्रश्न है। अगर आज की क्लास बेहतर लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं और व्याख्या के साथ बनाए गए हैं। तो ये करा कि कौन सी विधि बालक के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने में सहायक होती है? पहला करा है रटने में। रटने पे कभी भी बल मत दीजिएगा, ये तो ऑप्शन आप काट लीजिएगा। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, खोज करके बालक सीखना, याद रखिएगा, खोज करके करके सीखना, सीखना ये बहुत ही उपयोगी होता है। अनुकरण, अनुकरण मतलब रटने की बात कर रहा है। मौखिक पुनरावृत्ति यानी दोहराने की बात कर रहा है। राइट आंसर जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे अन्वेषण, जहां पर भी ऑप्शन आपको नजर आए एकदम करेक्ट करिएगा। राइट आंसर होगा आपका दूसरा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। इसकी व्याख्या की बात करें, अन्वेषण विधि में बच्चे खुद से खोज करने और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास को तेज करता है और बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये होता है आपका ह्यूरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं, अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं, सृजनात्मक भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा आ गया सृजनात्मकता पे यानी क्रिएटिविटी पे। मुख्य घटक कौन से हैं? पहला कह रहा है अनुकरण है, दूसरा कह रहा है मौलिकता है, तीसरा नकल है, चौथा कह रहा है यांत्रिक है, यांत्रिक अधिगम है। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? अगर 12 का राइट आंसर हम बात करें तो ये जाएगा मौलिकता के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वें प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सृजनात्मकता के 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला जो होता है मौलिकता, दूसरा होता है प्रभावित, तीसरा होता है लचीलापन, चौथा होता है विस्तार। तो जो मौलिकता होता है इसमें नए अनोखे अनोखे विचार उत्पन्न करना होता है, और यहाँ पे प्रभाविता जो होता है विचारों की संख्या को प्रबल करना होता है, और लचीलापन अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता को विकसित करना, और विस्तार विचारों को विस्तृत रूप से सोचने के लिए प्रस्तुत करना, ये होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए क्या कर रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है? तो पहला करा है पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा करा है कि एरिक्सन, और चौथा करा है स्किनर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? किस मनोवैज्ञानिक ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा एरिक्सन के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आया यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं इसके व्याख्या पर। इसकी व्याख्या क्या कहती है? देखिए कह रहा है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें मानव विकास के 8 चरण बांटा गया है। हर चरण में व्यक्ति को एक विशेष चुनौती यानी फिजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जो कि उस व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 14वां प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत प्रेरणा को महत्व देता है? पहला कह रहा है कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा कह रहा है कि मैस्लो का आवश्यकता आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, और तीसरा करा है कि थार्नडाइक का परीक्षण त्रुटि सिद्धांत, और चौथा करा है स्किनर का परिचालन अनुबंधन सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 14वें का। 14 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा मैस्लो का आवश्यकता और पदानुक्रमिक सिद्धांत जाएगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि 15वां प्रश्न है। सॉरी यहाँ पे इसकी कुछ व्याख्या है उसको भी जान लेते हैं और कौन कौन से हैं। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता और पदानुक्रम
यानी का सिद्धांत, जिसमें ये 5 स्तर बताए हैं। पहला शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, पानी, नींद बहुत जरूरी है। दूसरा कह रहा है सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा स्थिरता बहुत जरूरी है। सामाजिक आवश्यकता, जिसमें मित्र और प्रेम भी होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है चौथा की आत्मसम्मान की आवश्यकता, जिसमें सम्मान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बालक को कार्य करता है, बालक कार्य करता है। और यहाँ पे स्व आध्यात्मिकता, सेल्फ की स्टडी के सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे अपनी पूरी क्षमता को प्रदान करना होता है। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा। और 15वें ऑप्शन पे आप प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किशोरावस्था में बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। पहला कह रहा है कि आत्मनिर्भरता की कमी, दूसरा कह रहा है यहाँ पे स्वायत्तता और पहचान की खोज, तीसरा कह रहा है कि केवल माता पिता, केवल शब्द जहां पर आए उसे काट दीजिएगा, या दक्षता की कमी। देखिए कमी नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। यह भी ऑप्शन का क्या होगा, गलत होगा। आत्मनिर्भरता की कमी नहीं होगी। राइट आंसर जाएगी यहाँ पे स्वायत्तता और पहचान की खोज के लिए किशोरावस्था में बालक आगे बढ़ता है। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर आया है बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कर, सॉरी यहाँ पे इसकी व्याख्या है, इसको देख लेते हैं। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष माना जाता है। याद रखिएगा 12 से 18 वर्ष इस अवस्था को माना जाता है। इसमें बच्चे अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सोचते हैं। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समाज में अपनी भूमिका को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी भूमिका क्या है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किस अधिगम सिद्धांत में सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है कि स्किनर का इसका परिचालन परिचालन अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा कह रहा है कि थार्नडाइक का परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत, तीसरा कह रहा है कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और चौथा कह रहा है कि पियाजे के संगठन विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 16वें का। 16 का अगर राइट आंसर जाएगा तो हमारा जाएगा किसके साथ जाएगा, पुनर्वर्ण का सिद्धांत जाएगा, स्किनर के साथ जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, बीएफ स्किनर के अनुसार सीखने पर पुनर्वर्ण, यानी कह रहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जितना भी पुनर्वर्ण है उस पे क्या है, सीखना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे में सकारात्मक पुनर्वर्ण, ये क्या करता है, यदि कोई सही कार्य और उसमें इनाम मिले तो वह कार्य दोहराए जाते हैं, यानी बार बार करने के लिए क्या, जैसे हम कह सकते हैं क्रिकेट को ही ले लीजिए। अगर एक बार खिलाड़ी जीत गए तो उनका मनोबल आगे बढ़ेगा, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे उसी खेल को खेलने के लिए। नेक्स्ट करा नकारात्मक पुनर्वलन, इसमें क्या होता है, यदि कोई कार्य करने से परेशानी हो रही है तो वो कार्य दोहराया जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा बीएफ स्किनर के साथ जाएगा पुनर्वलन। आगे बढ़ रहे हैं 17वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्म स्वदेना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि खुद के बारे में जागरूक होना, दूसरा कह रहा है यहाँ पे दूसरों की भावनाओं को समझना, तीसरा कह रहा है कि स्वयं की सोच को यहाँ पे प्रक्रिया को समझना, चौथा कह रहा है कि केवल केवल जहां पर आए काट दीजिएगा। इतना याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि यहाँ पे संवेदना का अर्थ क्या होता है, सोचने के बारे में, यहाँ पे सोचना, और यहाँ पे सोचने के बारे में सोचना। यदि बच्चों में अपनी सीखने की क्रियात्मक समझने की और नियंत्रण करने में मदद मिलती है, यही क्या होती है, स्वयं के सोचने की प्रक्रिया को समझना कहलाता है। देखिए आज की क्लास जो है आपकी व्याख्या के साथ रखी गई ताकि आपके डाउट भी दूर किए जा सके। हमेशा डाउट दूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपकी जो प्रबल इच्छा है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी होती है। अगर वो शांत हो गई तो समझ लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। करा अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण पर यहाँ पे तरीका बहुत ही उपयुक्त है। लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी अच्छी है, रटने पर जोर देना। देखिए जो बालक होता है उसे रटना नहीं है, उसे याद कराना भी नहीं है, उसे क्या है, उस पर विचार करना, तर्क देना बहुत है। विविध शिक्षण पर यहाँ पे विधियों का प्रयोग करना। राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखाना चाहिए, अक्षम बालकों को। कठोर अनुशासन नहीं कर सकते हैं आप, याद रखिएगा गलत है। केवल शब्द जहां पर ही गलत है, आपका पॉजिटिव वर्ड ही आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों का एकदम सही है। आइए इसकी व्याख्या थोड़ा सा जान लेते हैं। करा कि अधिगम क्षमता वाले बच्चों के विभिन्न शिक्षण श्रेणियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे में ऑडियो विजुअल सामग्री दिखाकर उसे क्या है ना, जो बालक देख नहीं सकते हैं उन्हें सुनकर देखना चाहिए। विजुअल का मतलब देखकर, जो बालक सुन नहीं सकते हैं देखकर देख सकते हैं। क्रियात्मक अधिगम हैंड लर्निंग जो होती है, याद रखिएगा, इसे हाथों को पकड़ कर करवाना चाहिए। छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, ऐसे कार्य देना चाहिए जिसे बालक वो अच्छे से कर सके और जल्दी कर सके। विशेष शिक्षण नीतियों का प्रयोग करके बालक को सिखाना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देखिए क्या कर रहा है, परिपक्वता, यानी कह रहा है कि का सबसे अधिक प्रभाव किस पर, किस विकास पे पड़ता है। मैथ्स की बात कर रहा है, भाषा विकास की बात कर रहा है, सामाजिक विकास की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है, सामाजिक विकास की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा, तो जो जाएगा शारीरिक विकास के साथ जाएगा। यहाँ पे परिपक्वता की बात किया है,
यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, तो शारीरिक। आपका अक्षम बालक है तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जितने लोगों का है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शारीरिक विकास। परिपक्वता यहाँ पे कह रहा है कि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक मानसिक का यहाँ पे कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से विकसित होना। यह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होता है, जैसे में बच्चे का रेंगना, चलना, बोलना, ये आपका खुद से बालक करता है। इतना याद रखेगा। मेंस्ट्रुएशन की बात किया है, परिपक्वता की बात किया है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कह रहा है बच्चों में खेल कूद क्या का महत्व क्या है? पहला कह रहा है कि केवल, केवल शब्द काट दीजिएगा। अब एक ऑप्शन आपका उत्तर हमने काट दिया है। अब 3 ऑप्शन बचे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका तीनों में से कौन सा होगा। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए, केवल शारीरिक आयाम के लिए। चलिए इसको भी काट देते हैं। 2 ऑप्शन आपका कट गया, बचा 2 ठे। अध्ययन में बाधा उत्पन्न करने वाले। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा या फिर डी होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग उत्तर दीजिएगा इसका। और नीचे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप परमा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को वहाँ पे हर प्रकार के पीडीएफ मिल जाएंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो उसके निवारण करने के लिए हर एक संभव प्रयास किए जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा जाते जाते अपने ग्रुपों में, ताकि जिन लोगों ने अभी तक क्लास का यहाँ पे नहीं देख पाए हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।